अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, दंगल तैयार हो चुका है नेक्स्ट सैटरडे के लिए, 11 नवंबर के लिए लंदन में। आर्मिस्टिस डे ब्रिटिश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हर साल 11 नवंबर को होता है। आर्मिस्टिस डे जो है ना, वो एक एग्रीमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने का, जो 11 नवंबर को 11 नवंबर 1918 को 11 बजे साइन हुआ था। और इस दिन जंग ख़त्म का एग्रीमेंट साइन हुआ था और यूनाइटेड किंगडम के फौजी और आम जनता इसको बड़ी रेस्पेक्ट से मनाते हैं। और हर साल 11 नवंबर को सुबह 11 बजे 2 मिनट की साइलेंस होती है और नेक्स्ट डे संडे को एक रेस्पेक्ट डे मनाया जाता है। यूके में रहने वाले मुसलमानों ने 11 नवंबर को मिलियन मार्च का ऐलान किया है लंदन में, जिसके लिए पूरे यूके से और यूरोप से मुसलमान आएंगे और ये कह रहे हैं हम 1 मिलियन लोग जमा करेंगे। और उसके लिए ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम ने ये बयान दिया है कि प्रोटेस्ट आर्मिस्टिस डे पे करना एक प्रोवोकेटिव और डिसरेस्पेक्टफुल है। और ये क्लियर है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। कैनोटैफ है ना, जो एक जगह है सेंट्रल लंदन में पार्लियामेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर के घर के पास, जहाँ पे पूरा साल लोग फूल रखते हैं और वो उसकी एक रिमेम्बरेंस है। पिछले 2 दिन से पूरी पुलिस ने उसको कवर कर लिया है ताकि उस पर कोई डिसरेस्पेक्टफुल ना हो, और उसके चारों तरफ बैरिकेड भी लगा दिए हैं। लेकिन स्टिल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये बहुत गलत चीज़ इन्होंने अनाउंस की है। इस दिन को हम पीस डिग्निटी के साथ मनाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की वर्ल्ड वार्स में और इधर उधर। मैंने होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन को कह दिया है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर आर्मिस्टिस डे की रेस्पेक्ट को डिफेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और रिमेम्बरेंस संडे को पीसफुल बनाने के लिए कोशिश पूरी की जाए। सुएला ब्रेवरमैन जो होम सेक्रेटरी हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से एग्री करती हूँ और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि आर्मिस्टिस डे की बेइज्जती इस तरह की जाए कि हेट मार्च लंदन में किया जाए। सुएला ब्रेवरमैन वाकई एक ब्रेव औरत है जिसने शुरू से इन लंदन में प्रोटेस्ट और मार्चिस को हेट मार्च कहा है और नफरत वाले कहा है, और इसको कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में बात नहीं की है। और उन्होंने कहा कि अगर ये मार्च कंटिन्यू होता है तो बिल्कुल रिस्क है सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर का, वायोलेंस का और डैमेज का, और लाखों मिलियंस ऑफ ब्रिटिश पीपल के जज्बात का। इसलिए हम समझते हैं कि ये गलत इन्होंने रिवायत शुरू की है। मुझे मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पब्लिक सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे और हर फैक्टर को हिसाब किताब में लेके ज़रूरी काम करेंगे। अजीज़ दोस्तों, यूके की हालत ख़राब है, ख़ास तौर पे लंदन का हाल बिल्कुल ख़राब है। रोज़ मुख्तलिफ देखें, सेंट्रल लंदन है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्टिक एरिया है। फिर वहाँ पे आपको पता है लंदन 500 साल से दुनिया का एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। और यहाँ के सेंट्रल लंदन में वैसे ही लाइफ बहुत बिजी होती है, कंधे से कंधा टकरा रहा होता है दिन में वहाँ पे इतना, और हर आदमी जल्दी जल्दी में होता है। इसमें इन्होंने पूरी रुकावटें डाल दी हैं। जैसे ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस का ये स्टेटमेंट आया है कि प्रोटेस्टर्स ऑक्सफोर्ड सर्कस पे बैठ गए। ऑक्सफोर्ड सर्कस बहुत बड़ा एक चौक है, एक एरिया है, वहाँ पे ये लोग बैठ गए हैं और हर गुजरने वाले को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और इससे लंदन की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत ही रुकावट हो रही है और हमें ये सारे रोड खोलने हैं। अब क्या है कि दुनिया का स्लोएस्ट ट्रैफिक है ना, वो सेंट्रल लंदन में।
उसमें अगर ये इस तरह ब्लॉकेज करते हैं तो पूरी लंदन के लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ मेट्रो स्टेशन के बताए थे, ट्रेन स्टेशन के बताए थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी अगर कहीं जाना होता है सेंट्रल लंदन की तरफ, तो ऐसे मौके पे हमें भाग के ट्रेनें पकड़नी होती हैं, वो तो सब चीज़ें ही ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये यहाँ पे मुसलमानों को जब पनाह दी गई है, आपको फ्री राइट्स दिए गए हैं, और इवन यहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा राइट्स दिए हैं कि लोकल लोग तो ज़्यादातर टैक्स पेयर्स हैं, क्रिश्चियन, यहूदी और हिंदू, ये तो सारे टैक्स पेयर्स हैं, ये बेनिफिट नहीं लेते। जबकि ये मुसलमान तो ज़्यादातर बेनिफिट पे हैं और 8-8, 10-10 बच्चे करते हैं। फी बच्चा पैसा मिलता है सरकार से, और जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। ये नहीं कि एक बच्चे का 100 है, 2 बच्चे का 200 है, 3 बच्चे का 300 है, नहीं। एक बच्चे का 100 है तो दूसरे बच्चे का 150 यानी 250, तीसरे बच्चे का 200 है यानी 350, 400, इस तरह करके बढ़ता जाता है। लेकिन ये यहाँ की पॉलिसी इस तरह बेनिफिट देने की इंकरेजमेंट थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो गोरा तो बच्चे पैदा करता नहीं, मुसलमान ही कर रहे हैं। फ्री में हाउसिंग मिली हुई है। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है था, बेचारा मर गया, वो कराची से था, उसकी 3 बीवियाँ थीं और ये एमक्यूएम का था, और उसको अजाइलम लेनी पड़ी थी यहाँ पे यूके में आके। उसके 24 बच्चे थे। मैं एक दिन बेल्जियम में आया तो मैं उनके साथ बैठा था, तो बोले आरिफ भाई मुझे मुबारकबाद दें। मैंने कहा क्यों? सिल्वर जुबली हो गई। हाँ, किस चीज़ की? शादी की? बोला नहीं, 25वां बच्चा पैदा हुआ। मैंने कहा आप भाभी कहाँ हैं? बोले दुबई गया था ना, मैं तो जाता हूँ साल में दुबई उनसे मिलने के लिए। नेशनलिटी उसने ले ली थी। उसकी एक बीवी को वीज़ा मिला यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे कानून में एक बीवी अलाउड है। 25 के 25 बच्चे इसको वीज़ा मिला। उसमें बुला बुला के सबकी अपने भतीजे भांजों से शादियां कर कर के जो बड़े हो गए थे, सबको अलग अलग घर मिले हुए हैं, सबको अलग अलग बेनिफिट मिले हुए हैं। ये एक मिसाल अपने पर्सनल उस पे से दी है, तो आप सोचें कितने ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता। पुलिस गाड़ी को आग लगा दी, और मैं अपना चैनल भी रिस्क पे नहीं डाल सकता। व्हाट्सएप के चैनल पे भी मैं इसलिए अवॉइड करता हूं कि पिछली बार मेरा चैनल इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अजीज़ दोस्तों, पुलिस गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। कल एक मैं वीडियो देख रहा था, एक पुलिस वाला स्कूटर पे जा रहा था, इसको 8-10 लड़कों ने रोक लिया। उसको स्कूटर पे बैठा है, उधर ही मारना शुरू कर दिया। वो गिर गया, उसको गिर गया तो चारों तरफ से 8-10 लड़के लाते हैं, मुक्के मार रहे हैं। इतनी देर तक मारते रहे कि वो बेहोश हो गया। अब आप ये चीज़ें करोगे तो फिर आप इन सरकारों को आर्मिस्टिस डे पे करेंगे, आम दिनों में करेंगे, वर्किंग डेज में करेंगे, तो इन सरकारों को आप मजबूर करते हैं कि वो आप लोगों के खिलाफ अब कोई सख्त कार्रवाई करें। अजीज़ दोस्तों, यही सूरत हाल बाकी यूरोप की भी है, ईस्ट यूरोप की नहीं है। ईस्ट यूरोप ने बड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी कई सालों से रखी थी, जिस पे उनको क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हम मुस्लिम माइग्रेंट्स नहीं लेंगे। आज बाकी यूरोप अब उनको देख रहा है कि वाकई यार उनका फैसला सही था। ये देखें, ये बर्लिन है। बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, और बर्लिन का ये हाल देखें कि ये पूरी मेन रोड पे दूर दूर तक। अब आप ये बताएं कि जर्मनी, जिसने, आपको याद होगा जब ये सीरिया वाला मामला हुआ था तो वहाँ से रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो ये लोगों ने बॉर्डर पे खड़े होकर फ्रूट और खाने पीने के थैले लेके खड़े थे। जर्मन उनको वेलकम कर रहे थे। जर्मन की चांसलर जो थी उसने वेलकम किया था, बिलियंस ऑफ यूरोस का उस पर इन्वेस्टमेंट किया था। आज वो जर्मन अब बोलने पे मजबूर हो गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा है कि अब हमें ग्रैंड स्केल पे डिपोर्टेशन करना शुरू करना पड़ेगा। CDU लीडर है जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसने फ्रेडरिक मेर्ज ने कहा है कि बर्लिन के जो नेबरहुड्स हैं, जो इलाके हैं, उसमें अब जर्मन लोग माइनॉरिटी में आ गए हैं।
इसलिए अब आपको यानी गवर्नमेंट को कह रहा था कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी कि जिससे अब जर्मनी का कोई इलाका ऐसा ना हो जहाँ पे जर्मन लोग माइनॉरिटी में हो, और ये मेक श्योर करें कि जितना माइग्रेंट है वो इजराइल को रेस्पेक्ट दे। लेफ्ट विंग जर्मन पॉलिटिशियन एमपी साहरा ने कहा है कि कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं होना चाहिए जहाँ पे लोकल लोग यानी जर्मन लोग माइनॉरिटी में हों। जोआकिम स्टैम्प लिबरल फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि जर्मनी को अब फाइनली प्रोग्रेस करनी चाहिए रेफ्यूजीज को वापस भेजने पे। नॉन ईयू कंट्रीज को फैसिलिटीज देनी चाहिए डिपोर्टेशन पे। जर्मनी की एमपी सारा ने भी ये कहा था और जोआकिम ने भी कहा था, और ग्रीन पार्टी के रिचर्ड्स लैंग ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें मोर एंड मोर पीपल जो आ रहे हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। जर्मन प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेटमेंट ने कहा, वार्निंग दी है कि जर्मनी ब्रेकिंग पॉइंट पे है। इस साल 2023 के पहले 6 महीनों में 1,62,000 लोगों ने अजाइलम अप्लाई की है इस मुल्क में। जर्मनी का एक प्रेसिडेंट था जोआकिम गॉइक, उसको बड़ा इज्जत से देखा जाता था कि वो मुसलमानों को और माइग्रेंट्स को बड़ा पसंद करता है। उसने भी करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा है कि रेडिकल सॉल्यूशंस लाने चाहिए अजाइलम सीकर्स को रोकने के लिए। अजीज दोस्तों, 5 मुल्क हैं यूरोप के, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं नॉर्थ ऑफ यूरोप। इन्होंने एक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया है आपस में, जिसके तहत इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करना आसान कर दिया है। ये आपस में इनकी डिपोर्टेशन की फ़्लाइट्स और एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे, और ये नॉर्थ अफ्रीका की कोस्ट पे, क्योंकि ज़्यादा कश्तियाँ नॉर्थ अफ्रीका के लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीस, अल्जीरिया से कश्तियाँ आती हैं ना, उनको रोकने के लिए स्पेशल चीज़ें कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि ये सीरिया और इराक से आईएस के जुल्म से बचने के लिए इधर आए, अफ़गानिस्तान में अल कायदा के जुल्म से बचने के लिए इधर आए यूरोप में। लेकिन आज ये जर्मनी और यूरोप में अल कायदा और आईएस के झंडे उठा के फ़लस्तीन की सपोर्ट में आ रहे हैं। ये किस किस्म का मतलब आपकी हिपोक्रेसी है। अगर इतना ही आपको आईएस और तालिबान पसंद है, अल कायदा पसंद है, तो जाइए ना अपने अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, इराक में वापस जाइए। इधर उनके झंडे लेके घूम रहे हो, और जब आए थे तो उनके खिलाफ रोते धोते अज़ाइलम ली थी कि उनके जुल्म से हम बचने के लिए इधर आए। तो ये सारी हिपोक्रेसी है। अजीज़ दोस्तों, मेरे दोस्त हैं डेविड आथरटन, आउट स्पोकन जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन में 6% मुसलमान हैं, लेकिन इन 6% ने मोहम्मद की पिक्चर को बैन करवाया हुआ है। फिल्में यहाँ पे सेंसर होती हैं अगर उनको पसंद नहीं आए तो। हर जगह बुर्का और हिजाब चारों तरफ नज़र आता है। किसी भी डिबेट को रोकने के लिए इस्लामोफोबिया का भर चढ़ के इस्तेमाल करते हैं। नो गो जोन बनाए हुए हैं, कई शादियां करते हैं, ग्रूमिंग गैंग बनाते हैं, और उनके अपोलोजिस्ट हैं बाकी मुसलमान। कभी किसी मुसलमान से आपने ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ बात नहीं की होगी, कभी किसी ने नहीं सुनी होगी कि किसी मुसलमान ने ग्रूमिंग गैंग को कंडेम किया। हमेशा यही कहते हैं, नहीं ये सारे मुसलमान नहीं, गोरे भी हैं। चलो गोरे भी हैं, तुम लोग इनको तो कंडेम करो जो कर रहा है, नहीं करते। डेविड आथरटन कह रहे हैं 6% का ये हाल है तो सोचें बढ़ जाएंगे तो हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। लेकिन इसमें इनके पॉलिटिशियंस की गलती है। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे व्हाट्सएप पे सवाल किया कि आरिफ भाई आपकी वीडियो देखी कि ये सारा अमेरिका ने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म बढ़ाया, ये वो। सवाल ये है कि इतना ज़्यादा मुसलमान माइग्रेंट्स को यहाँ पे आने क्यों दिया और अभी तक आने दे रहे हैं। मैंने उस वीडियो में कहा था कि अमेरिका ने, यूरोप में बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में नहीं हो रहे।
तो कल अमेरिका में भी कई शहरों में सैटरडे के दिन इतने सारे प्रोटेस्ट हुए और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। तो मेरे पास उनके इस सवाल का जवाब था नहीं कि क्यों फिर यूरोप और अमेरिका ने इतने बढ़ बढ़ के आने दिया और आने दे रहे हैं। और ये वाकई एक सोचने की बात है। लेकिन इनके पॉलिटिशियंस देखें, भारत में भी आपको पता है किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स के चक्कर में ये अपने देश का नुकसान कर जाते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं। यहाँ के जो लेबर पार्टी है ना, वो बदबूदार पार्टी है। एक अंदाज़ा है कि 90 to 95% मुसलमान है ना यहाँ का, वो लेबर पार्टी को वोट देता है। और लेबर पार्टी की सारी पॉलिसीज़ प्रो मुसलमान होती हैं, और मतलब बिल्कुल बाकी भी पार्टियों की भी काफ़ी हद तक इस प्रो मुसलमान होती हैं। अब एक मिसाल ले लें कि ये हमारे लेबर पार्टी के चीफ हैं केयर स्टारमर। ये एक जगह स्पीच कर रहे थे लेबर पार्टी के कन्वेंशन में, तो पॉपी लगाया। तो पॉपी लाल फ्लावर है जो आर्मिस्टिस डे के उसमें लगाते हैं। हर जगह आपको इस वक्त लंदन में पॉपीज लाल कलर के छोटे फ्लावर होते हैं प्लास्टिक के, वो लोग लगाते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए। हर जगह आपको मिलेंगे। और ये जो पुराने फौजी हैं जो वो लोग बेचते हैं जगह जगह, और इस तरह उनकी फलाह के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ फंडिंग भी होती है, सब कुछ। तो पॉपी लगा के हर पॉलिटिशियन तो घूमता है इन दिनों, बाकी भी आम आदमी भी आपको मिलेंगे। तो केयर स्टारमर चेयरमैन लेबर पार्टी ने फ्लावर लगा के लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में स्पीच की। फिर इसको बाहर निकल के वीडियो बनानी थी मुसलमानों के लिए, तो वो उतार दी और फिर वीडियो बनाई। तो ये शर्म की बात है कि आप मुसलमानों की अपीजमेंट के लिए अपनी लोकल वैल्यूज़ को कुर्बान कर रहे हैं। ये लेबर पार्टी का घिनौना किरदार है। और देखें यहाँ की जस्टिस सिस्टम, यहाँ का सारा पता नहीं क्यों मुसलमानों को इतना अपीज करता है। ये ऑस्ट्रिया का केस है। एक इराकी रेफ्यूजी ने एक स्विमिंग पूल पे 10 साल के लड़के का रेप किया सेक्सुअल इमरजेंसी के तौर पे। 10 साल के लड़के का, उसको सज़ा हुई छोटी कोर्ट से। बड़ी कोर्ट ने वो सज़ा ख़त्म कर दी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि वो लड़का, वो इराकी रेफ्यूजी कह रहा था कि मुझे पता नहीं चला कि वो लड़का मना कर रहा है। वो भाई साहब, यहाँ का कानून है कि लड़का मना करे कि ना करे, 10 साल का लड़का हो या लड़की हो, उसका रेप, वैसे भी रेप तो अलाउड है ही नहीं। और फिर माइनर के साथ तो आप कंसेंशुअल सेक्स भी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। अजीज़ दोस्तों, यूरोप की और ये भारत की भी आप हर मस्जिद में सुनेंगे। ये 20 अक्टूबर को इस्लामिक सेंटर नॉर्थैम्पटन की मस्जिद में ये मौलवी दुआ करवा रहा है कि इस्लाम को फतह दे, इस्लाम के दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद कर, दुनिया को यहूदियों से पाक कर, काउंट करो इनको और मार डालो, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, इनके पांव के नीचे से जमीन हिला दो। अजीज दोस्तों, मेरी आप वो वीडियोस देखें शुरू के दिनों की भी और बाद में भी, जिसपे मैं बार बार कहता था कि भारत की हर मस्जिद में 5 टाइम की नमाज के बाद ये दुआ की जाती है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह दे और कुफार को, काफिरों को नीस्त तो नाबूद कर। यही मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बोला है। तो ये देखें, ये हर जगह है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां जहां नमाज होती है, नमाज के बाद ये दुआ लाजमी होती है। भारत में रह के लाखों मस्जिदों में 5 टाइम नमाज के बाद ये दुआ की जाती है कि या अल्लाह काफिरों को नीस्त तो नाबूद कर। नीस्त तो नाबूद का मतलब बर्बाद कर, तबाह कर, ख़त्म कर। और काफिर कौन है? इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में काफिर का मतलब हर वो इंसान जो मुसलमान नहीं है। तो भारत का अगर 17% मुसलमान पॉपुलेशन है तो 83% नॉन मुस्लिम है, जिसके खिलाफ 5 टाइम ये दुआएं मांगते हैं। ठीक है, दुआओं से कुछ नहीं होना भाई, लेकिन इनकी नीयत का पता चलता है। और जब ये कहता है ना मौलवी, या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर और काफिरों को नीस्त तो नाबूद कर,
तो मस्जिद के सारा मुसलमान जोर जोर से कहता है आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह। ये इनके अंदर आपको वो मदरसा एजुकेशन नज़र आती है। वो पूरे यूरोप में भी है, पूरी दुनिया में भी है। और यूरोप में तो इस अपीजमेंट की आपको मिसाल ही नहीं मिलेगी। अजीज दोस्तों, मामूली मिसाल ले लें, नई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई है यूके में, इंग्लैंड में। पॉलिटिकल पार्टी का नाम पार्टी ऑफ इस्लाम। डिस्क्रिप्शन, हम एक ऐसी पार्टी हैं जो माइनॉरिटी के राइट्स के लिए चलेंगे। इनकी नज़र में माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान है, और जहाँ पे ये मेजॉरिटी में, वहाँ पे माइनॉरिटी को ख़त्म करना है। और यहाँ पे सिख भी रहता है, हिंदू भी रहता है, पर्शियन भी रहता है, पारसी भी रहता है, यजीदी भी रहता है, यहाँ पे बहाई भी रहता है। यहाँ पे भांत भांत के रिलीजन है, लेकिन माइनॉरिटी इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। बाकी माइनॉरिटियों को भी सफाया करना है। ये रजिस्टर हुई है पॉलिटिकल पार्टी। कैसे आप इस मुल्क में यूनिटी लाएंगे? अजीज दोस्तों, कई बार मैंने वो लगाई है आपको कि मैं एक बार जब पुराने ईस्ट लंदन में रहता था कुछ साल पहले, तो मैं बाजार में गया तो बाजार में एक टेबल लगा हुआ था बीचों बीच। इस पर कुरान की थप्पियां थीं। दो आदमी जुब्बा पहन के, दाढ़ी टोपी, दो औरतें पूरा बुर्का पहन के हर गुजरने वाले को इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। और ये होता है रेगुलरली, हम देखते हैं। लेकिन इसी लंदन में एक पादरी बाइबल पढ़ रहा था बाजार के बीच में, उसी तरह जैसे वो मुसलमान करते हैं। तो पुलिस आ गई। हाँ, तुम यह क्या कर रहे हो? यूनिटी के खिलाफ काम कर रहे हो। ये हेट स्पीच है। रीडिंग बाइबल पब्लिक में हेट स्पीच है। शरिया लॉ की बात करना, लोगों को तबलीग करना, इस्लाम की तरफ आना, यहूदियों का कत्लेआम करने के प्रोटेस्ट करना, जिसमें नारे लगते हैं कि यहूदियों से पाक दुनिया को करो, तो सही है। बाइबल पढ़ना। अब आप बताएं कि यहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट, यहाँ का जस्टिस सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिशियन जब ये कर रहा है, तो फिर मेरे दोस्त का वो सवाल कि यहाँ पे इतना मुसलमानों को आने क्यों दिया, तो यहाँ का पूरा सिस्टम ही अपीजमेंट पे चलता है, तो आप उस पर क्या करोगे? और अजीज़ दोस्तों, किस कुरान की एजुकेशन देते हैं जो ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ कुरान की ऑथेंटिसिटी पे कि प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी में तो लिखा ही नहीं गया था। तीसरे खलीफा उस्मान के ज़माने में कहा गया कि चलो भाई सब अपने अपने कुरान लेके आओ, तो किसी को कुछ याद था, किसी को कुछ याद था, किसी ने कुछ पत्ते पे कपड़े पे लिखा हुआ था। अली के पास भी एक कुरान था, सब लाए गए और सब मुख्तलिफ थे। फिर वहाँ पे एक टीम बैठी और सब डिसाइड करके बाकी सारे कुरान ख़त्म करके एक कुरान बनाया गया। वो तो हो गया। इसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आए कई सौ साल बाद, तो मुसलमानों ने उसको, मौलवियों ने हराम करार दे दिया था। तो कुरान प्रिंट नहीं हुआ, कभी हाथ से ही लिखा जाता रहा। अब आप बताएं कि इतना मोटा कुरान मक्का से शुरू हुआ, इंडिया में हाथ से लिखा जा रहा है, यमन में हाथ से लिखा जा रहा है, इंडोनेशिया में हाथ से लिखा जा रहा है, यूरोप अमेरिका में हाथ से लिखा जा रहा है। क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह सकती है? फिर प्रिंटिंग प्रेस को जब हलाल करार दिया, तो 1914 में इजिप्ट में एक पूरी दुनिया के मुसलमान मौलवियों को जमा करके सबके कुरान मंगवाए गए। फिर एक कुरान फाइनल बनाया गया, और मुसलमान कहता है ये अल्लाह का कुरान है और ये वो, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं एक 4 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ जिसमें एक स्कॉलर कुरान की 1914 में जो कुरान छपा है, 1924 में जो कुरान छपा है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे पूरा एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है आपको। प्लीज़ देखिए, एंड थैंक यू वेरी मच
for all your support. Kindly keep supporting. Book by a professor of Islam. It says, can you believe that the official copy of the Quran used today did not exist in its current form until 1924? Many Muslims' unfamiliarity with the process of textual corruption, textual criticism, or establishing the best scriptural text based on manuscript examination. In other words, many Muslims wrongly assume that if a scripture exists in critical editions which seek to establish the meaning closest to the original by comparing multiple manuscripts, then this scripture is flawed. The science of textual criticism to restore the original. That is true of all documents prior to the printing press. That's what he's talking about, that process. Muslims think that doesn't exist for Islam. This assumption is problematic because it assumes that the Quran has a different story, as if it dropped straight from Allah to Muhammad. It is to them a text frozen in time, from Muhammad's proclamation to the supposed writing of the proclamation on various materials, to the compilation of the caliphs, right? To the copying of manuscripts by scribes throughout history. Furthermore, this unedited text matches the 1924 Cairo edition exactly, but now here are the facts. But this is impossible to support with evidence. Many manuscripts of the Quran written throughout Muslim history, when compared to one another, this is a fact, reveal ample differences, scribal errors, and obvious variants. These discrepancies are addressed in question 15. This is from the book I'm quoting. Simply stated, what many call the unchanged inherent copy of the Quran is actually a 20th century project. This is what Quran you're reading? That's standardized all over the world? It only came into existence in the 20th century. Not surprisingly, the editorial board responsible, it's right there, for the 1924 project stated in the final copy that the project was a result of significant concerns, there it is, significant concerns among Muslims regarding errors in copies previously used in Egypt's local schools. So the reason why they standardize it is because the schools were using different Arabic Qurans that were at variance with one another. And they were concerned because when you go to this school, you're reading a particular Arabic text, and then you go to that school, they're reading a different Arabic text that's not identical. So they said, you know what? We're going to squash this problem. We're going to standardize one text, and they'll all follow it, the 1924 edition. So it says, nonetheless, most Muslims do not recognize this history and consider the 1924 Royal Cairo edition of the Quran, Textus Receptus, received text, that existed throughout Islamic history since Uthman. This copy has become the official Quran. Still, there's a deeper problem with the 1924 Cairo edition. This copy was achieved not through a critical assessment of the many available readings of the Quran, but rather through the selection of one and only one particular variant, which was then advanced as authoritative. Now, I can give you more. Of all the Arabic Qurans that still exist, they have variations. They don't agree. So then they decided to take this particular qiraat or qira'ah, some people answer qira'at, of Hafs, because in the Arabic Quran, supposedly there's at least 20 Arabic variations of the Uthmanic recension, such as Hafs, Duri, right, Warsh. They chose Hafs among all the rest, and they chose to standardize that. But interestingly, there are Muslim sources that say Hafs was a liar and a thief. He used to steal books. And that's the Quran they standardize. So your so-called miracle goes no further back than 1924.